दोस्तों नमस्कार। नौजवानों के बढ़ते गुस्से को थामने के लिए क्या सरकार का अभियान उसी तरीके से शुरू होने जा रहा है? यूं कहें कि उसी अंदाज में शुरू होने जा रहा है जिस अंदाज में कोरोना महामारी के दरमियान लॉकडाउन के साथ या नोटबंदी के समय में सीधे सीधे इस देश की 87% करेंसी को एक झटके में बंद कर देने जैसे अभियानी कार्यक्रम जिस तरह से चलाए गए, क्या उसी तरह से एक बार फिर अभियान के तौर पर शुरू किया जाना है? आम तौर पर यह देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में कोई भी अभियान या कोई भी कार्यक्रम जब किसी बड़े ऑपरेशन के तहत शुरू किया जाता है तो आम तौर पर उसका नतीजा बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखाई देता। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि जो नीट की परीक्षा दोबारा ली जा रही है, 21 जून को परीक्षा लिए जाने की बात सामने आ रही है। उसके लिए कार्गो प्लेन से, जी हां, वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन से क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर वाले शहरों तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से मंथन चल रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और उस बैठक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के प्रमुख अभिषेक सिंह और दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सवाल यह है कि 550 से ज्यादा सेंटरों पर नीट के परीक्षार्थियों के क्वेश्चन पेपर यदि वायुसेना के प्लेन से पहुंचा दिया जाए तो क्या इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पेपर लीक नहीं होगा? और कितनी परीक्षाओं में वायुसेना के प्लेन का इस्तेमाल होगा? क्या इस देश में एयरफोर्स के पास और कोई काम नहीं है? क्या एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल करके सरकार ये बात जाहिर नहीं कर रही है कि उसका अपना सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब सेना के सहारे ही इस देश में एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट कराने की व्यवस्था की जाएगी? सरकार यदि ये फैसला लेती है, जैसी चर्चा है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा, यदि प्रधानमंत्री इस फैसले पर मुहर लगाते हैं तो इसका साफ मतलब होगा कि भारत सरकार और सरकार के अंदर की एजेंसियां एग्जामिनेशन को, परीक्षा को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कराने के मामले में एक तरह से विफल हो चुकी है। लिहाजा सेना का सहारा लिया जा रहा है, लिहाजा एयरफोर्स के प्लेन का सहारा लिया जा रहा है। और कितनी परीक्षाओं में इस्तेमाल होगा? सीबीएसई के पेपर का मामला अलग है, वहां से भी लीक की खबरें आई। पिछले 5-7 सालों में सैकड़ों ऐसे एग्जामिनेशन पेपर, भर्तियों के पेपर, एंट्रेंस टेस्ट के पेपर के बारे में अलग अलग राज्यों से खबर आई कि पेपर लीक हुए हैं। कहां कहां इंडियन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन जाएगा? 551 के करीब भारत के अंदर नीट के परीक्षा केंद्र है। क्या 551 सेंटर के लिए 551 शहरों में जो बनाए गए हैं केंद्र, या 551 जगहों पर जो केंद्र बनाए गए हैं, उन सब जगह के लिए सीधे सीधे इंडियन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन फ्लाई करेगा? ये अपने आप में एक अभियानी कोशिश जरूर दिखाई देती है, लेकिन क्या इस अभियानी कोशिश का कोई नतीजा निकल पाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। असली सवाल यह है कि देश के नौजवानों के भीतर जो गुस्सा है, उस गुस्से का कारण क्या सिर्फ पेपर लीक है? पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा और बड़ा तब बन जाता है जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के तथाकथित लिंक पर चर्चा शुरू हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, जरा उसे भी आप देख लीजिए, कि एक कोएम्ट कंपनी है और एक कोएम्ट कंपनी के वीएसएन राजू उसके कर्ता धर्ता हैं। उनको सीबीएसई परीक्षा का ठेका क्यों दिया गया? उड़ीसा समेत कई राज्यों में इस कंपनी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए उस पर कई जगह सवालिया निशान लगे। ऐसे में राहुल गांधी जब कंपनी की चेकिंग की बात करते हैं कि आखिर कैसे दिया जा रहा है, किस प्रक्रिया के तहत एग्जाम कराने का ठेका ऐसी कंपनियों को दिया जा रहा है, तो क्या यह सवाल वाजिब नहीं है? क्या भाजपा नेताओं के करीबी रहे लोगों को ही इस तरह के ठेके दिए जाएंगे? क्या परीक्षा प्रणाली को खुद से अपने संसाधनों के बूते कंडक्ट कराने में एनटीए सक्षम नहीं है कि दूसरे प्लेयर को इसमें ठेका दिया जाएगा? कई सारे सवाल उठते हैं और इन सवालों के दायरे में यदि नौजवानों के गुस्से को देखने की कोशिश करें तो अंततः भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा जुड़ता किससे है? रोजगार से, एक अच्छी जीवन शैली से। नीट का मामला मेडिकल एंट्रेंस का था, उसको पास करने वाले लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते, डॉक्टर बनते, अस्पतालों में जाकर लोगों को आला लगाते, इलाज करते। लेकिन इलाज करने की बात तो छोड़िए, आज इस देश के सिस्टम के इलाज की जरूरत, अर्थव्यवस्था के इलाज की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है।
अर्थव्यवस्था के इलाज की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मौजूदा दौर में हालत ये हो गई है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, 150 करोड़ के लगभग भारत की आबादी पहुंच चुकी है और इस आबादी के सामने जो रोजगार का संकट है, काम का संकट है, व्यवस्था के अंदर भरोसा बनाए रखने का संकट है, आखिर उस संकट के ऊपर सरकार क्या कर रही है? सरकार वही कर रही है जो इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है और उस पर आंख मूंदे बैठने जैसी बातें विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है। एक तरफ सरकार और अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के मंत्री जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लाखों की बाइक पर बिना हेलमेट के निकलते हैं। प्रधानमंत्री की अपील होती है तेल बचाइए और मंत्री आप इस बाइक को देखिए कि कितनी महंगी बाइक होगी। मुझे किसी ने बताया कि बहुत महंगी बाइक है, कई लाख रुपए इसकी कीमत है। अब इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इस तरह से जो शो ऑफ हो रहा है, अब ऐसी परिस्थिति में जहां एक तरफ नौजवानों के सामने निराशा की स्थिति है, इस शो ऑफ के बाद आखिर होगा क्या? इस शो ऑफ के बाद नौजवानों के ऊपर उनके दिलों पर पत्थर रखकर राज करने वाली परिस्थितियों को और ज्यादा उसे प्रचारित होने का मौका नहीं मिलेगा तो आखिर मिलेगा क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, आप इस हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस खबर को। पिछले 2 सालों में भारत में नेट एफडीआई यानी शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28 बिलियन डॉलर से घटकर 1 बिलियन डॉलर पर आ गया है। 28 बिलियन डॉलर से सीधे 2 सालों में 1 बिलियन डॉलर पर आ जाना आखिर क्या दर्शाता है? निवेशकों का भरोसा भारत में खत्म हो रहा है। निवेशक ये मान ही नहीं रहे कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बचा हुआ है। और ये सारी चीजें जब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुका है, तो हमारे देश में लोगों को बहुत बुरा लगता है। हकीकत यह है कि एफडीआई का गिरना, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई का देश से पैसा निकाल करके फुर्र हो जाना, ये सारी परिस्थितियां इस दिशा में इशारा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर न तो रोजगार दे पाने की स्थितियां हैं, न ही पूंजी निर्माण की परिस्थितियां बच रही है और न ही उद्योगों को लगाने और उद्योगों को चलाने आत्मनिर्भर भारत के सरकार के नारे के साथ चल सकने जैसी परिस्थितियां हैं। सरकार बात करती है आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन भारत के अंदर कितनी चीजें बन रही है, कई बार इस मुद्दे पर आपके साथ हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 150 करोड़ के देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, विनिर्माण नहीं होगा, तो क्या 5 किलो राशन वाली व्यवस्था ही एकमात्र व्यवस्था बचेगी? लोगों को काम कहां से मिलेगा? काम नहीं मिलेगा और उन सब के बीच में पेपर लीक जैसी स्थितियां बनेंगी, फिर कौन सी परिस्थिति बनेगी? कहीं इंदौर में छात्रों का प्रदर्शन, नौजवानों का प्रदर्शन, कहीं पुणे में प्रदर्शन, कहीं देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन, राजस्थान में प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, कहीं पेपर लीक, कहीं कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पर सवाल, कहीं आरक्षण पर सवाल। हर जगह किसी न किसी रूप में छात्रों के पिसने की परिस्थितियां बनती रही है। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तब प्रशांत किशोर भी उसमें पहुंचे थे। कई सारे सवाल एक साथ उठ गए, नतीजा क्या निकला? 10,000 रुपए के आश्रय पूरे बिहार के चुनाव को पलट दिया गया। पूरे बिहार का चुनाव 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालकर एक तरह से एक तरफा बना दिया गया। आज के इस सिस्टम के दौर में 10,000 रुपए के सहारे अगले 5 साल तक सरकार चलाने का लाइसेंस लेना और फिर 5 साल बाद किसी 10,000 टाइप स्कीम को लॉन्च कर फिर अगले 5 साल के लिए उसे एक्सटेंड करना यानी विस्तारित करने की परिस्थितियां बनाना, दरअसल मौजूदा दौर में लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील कर देने की कवायद का एक नमूना भर है। लोकतंत्र का मतलब होता है सिविल सोसाइटी का जिंदा स्वरूप में रहना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता अपने सवालों को लेकर सत्ता और सिस्टम से आंख मिलाकर बातें कर सके। लेकिन आज की परिस्थितियां यही है कि बोस्टन में बैठा हुआ एक भारतीय नौजवान अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर प्रयोग करता है, फिर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है, मामला न्यायालय तक पहुंचता है और सत्ता और सिस्टम इस तरह से घबराए हुए दिखाई देते हैं जैसे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। और खासकर सत्ता में जब वो लोग बैठे हुए हैं जो एक छात्र आंदोलन के सहारे जेपी आंदोलन को सीढ़ी बनाकर इस देश के छात्रों को सीढ़ी बनाकर सत्ता में पहुंचे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी एबीवीपी भी थी। उस वक्त जनसंघ हुआ करता था, उसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी
समाजवादियों के साथ मिलकर लड़ रही थी। लेकिन अब वही लोग जब सत्ता में आ गए, तब नौजवानों के गुस्से को दबाने के लिए एक तरफ गोदी मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा, एक गोदी एंकर तो एक 17 साल के नौजवान को पाकिस्तानी जैसे शब्दों से इशारों इशारों में कहता हुआ नजर आता है और बाद में माफी भी मांगता है। इस सिस्टम के दौर में नौजवानों का गुस्सा यदि सत्ता और सिस्टम के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, तब एयरफोर्स के प्लेन से कुछ पहुंचाया जाए या किसी और तरीके से पहुंचाया जाए, रास्ता क्या है? पहले कहा जा रहा था डिजिटल डिवाइड है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है, लेकिन जब उस डिजिटल डिवाइड के बने रहने के बावजूद अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं नौजवानों का गुस्सा निकलता हुआ सामने आ रहा है, वो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के माध्यमों से अपनी अभिव्यक्ति का इजहार कर रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सत्ता और सिस्टम यदि घबराता हुआ नजर आता है तो उसके पीछे असली कारण क्या है? असली कारण दरअसल ये है कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है, उस सरकार के पास जो सबसे पहला और बड़ा एजेंडा होता है वो यही होता है कि जो कामकाजी जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल, उसके लिए मुकम्मल काम की व्यवस्था कैसे की जाए, उसके लिए परमानेंट रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। लेकिन आज के दौर में मुकम्मल रोजगार की व्यवस्था को तो छोड़िए, हायर एंड फायर जैसी व्यवस्था की वकालत करने वाले लोग सिस्टम पर हावी हो चुके हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर सेवा तीर्थ तक हावी हो चुके हैं, जहां बताया जाता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाली बहालियां ही इस देश के अंदर एकमात्र रास्ता बचा है। कॉन्ट्रैक्ट वाली बहालियों के सहारे कई राज्यों में सरकारी स्कूलों को छोड़ा गया है। देश का, खासकर उत्तर भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां नियोजित शिक्षक यानी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए शिक्षक सरकारी स्कूलों को नहीं चला रहे होंगे। उस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा? शिक्षा व्यवस्था जब खराब होगी, फिर सरकार का स्किल इंडिया मिशन और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब कैसे सफल होंगे? कौशल विकास की योजनाओं की बात करने वाली सरकार जब नौजवानों को बेसिक शिक्षा और सामान्य रोजगार की व्यवस्था करने में विफल है, उस हालात के अंदर कौन सी बात सरकार कर रही है? एक बेहद सामान्य सा सवाल जो आम तौर पर सबके दिमाग में घुस सकता है, उसी की चर्चा करते हैं। कई सारे लोग जो सरकार के पक्ष में तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी। बिल्कुल सही बात है। केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों को यदि हम जोड़कर देखें तो 1 करोड़ के आसपास होंगी, 1 से सवा करोड़ के बीच, उससे ज्यादा नहीं होंगी। क्या 1 से सवा करोड़ को रोजगार मिल जाएगा तो सबको रोजगार मिल जाएगा? निश्चित तौर पर सबको रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जब फॉर्म निकलता है, भर्तियां निकलती है, कोचिंग सेंटर चलते हैं, पढ़ाने वाले लोग को रोजगार मिलता है, फोटो स्टेट वाले को रोजगार मिलता है, टिफिन और खाना बनाने वाले को रोजगार मिलता है, जिनके मकान में स्टूडेंट कोचिंग सेंटरों पर रहते हैं उन्हें रोजगार मिलता है। और कहने का साफ साफ मतलब यह है कि एक ऐसा इकोसिस्टम उसके इर्द गिर्द खड़ा होता है जो एक पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट चेन को जनरेट करता है, रोजगार की श्रृंखला को जनरेट करता है। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता को यह साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि संगठित रोजगार से ज्यादा असंगठित रोजगार, जिसके अंदर ये तमाम सेक्टर आते हैं, कोचिंग से लेकर तमाम दूसरी चीजें, वो सारी चीजें परीक्षा प्रणाली के फेल होने से बिगड़ती जा रही है। ठीक इसी तरह प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को देखें। नोएडा का उदाहरण, गुड़गांव का उदाहरण आप देख सकते हैं। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, माई-वन टेक्नोलॉजी से बिल्डर और एजेंट कहते हैं। माई-वन टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जैसे छत की ढलाई होती है सीमेंट, बालू, गिट्टी और सरिया से, उसी तरह दीवार को ढाला जा रहा है। और पूछने पर बिल्डर और तमाम लोग कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है, ईंट की जरूरत, ब्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब ईंट बनाने वाले कहां जाएंगे? दूसरी चीज, लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, मजदूरों की जरूरत कम पड़ती है, एक बार में ढलाई की प्रक्रिया पूरी हो जाती है नीचे से ऊपर तक, तो कम से कम 1/4 लेबर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 150 करोड़ के देश में मजदूर वर्ग कहां जाएगा? एक तरफ अकुशल श्रमिक, उनकी तरफ अनस्किल्ड लेबर के सामने समस्या खड़ी की जा रही है। दूसरी तरफ जो इस देश का स्किल्ड लेबर फोर्स है, स्किल्ड लेबर फोर्स की बात करें तो जिस
सैलरी पर, जितने वेतन पर, 20-22-25 हजार रुपए पर 1998-99 में इस देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करते थे, वही स्थितियां ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आज बनी हुई है। चाहे देश के अंदर किसी भी आईटी सेक्टर के किसी भी आईटी हब में आप चले जाएं, वही स्थितियां बनी हुई है। और उन तमाम स्थितियों के बावजूद सबसे बड़ी समस्या जो समाज के अंदर खड़ी होती जा रही है, वो समस्या ये है कि रोजगार के अभाव में स्ट्रेस लेवल, दबाव झेलने की क्षमता कम होती जा रही है। दबाव झेलने की क्षमता कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मौजूदा दौर में एक तरफ रोजगार का संकट, दूसरी तरफ ऑफिस वर्क में किसी लेबर कोड का ना होना, और जो लेबर कोड है भी वो बेहद निष्प्रभावी है। अब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कॉरपोरेट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम कराए जाने चाहिए। हफ्ते में 70 घंटे कोई काम करेगा तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? एक तो काम नहीं है, और जिनके लिए काम है उनके सामने कहा जा रहा है कि 70 घंटे काम करें हफ्ते में, मतलब 10 घंटे रोज, 7 दिन काम करें तो 10 घंटे रोज। और अगर सैटरडे संडे, शनिवार रविवार को छुट्टी का दिन मान ले, तब वो 14 घंटे तक भी जा सकता है 5 दिन में, 14 गुना 5। ये स्थिति जब देश के अंदर बन रही है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना स्वाभाविक है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने का मतलब है कि मानसिक बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। मानसिक बीमारियों से ग्रसित होने का साफ मतलब है कि इस देश की जवानी को किसी तरह से एक ऐसे दलदल में धकेला जा रहा है जहां निराशा का माहौल चारों तरफ है। अब इस परिस्थिति में चाहे एयरफोर्स के कार्गो प्लेन से नीट के पेपर पहुंचाए जाए, या सुखोई से पहुंचाए जाए, या राफेल से पहुंचाए जाए, कोई सॉल्यूशन यहां निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सॉल्यूशन का एकमात्र रास्ता है अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार। असंगठित क्षेत्र जो काफी हद तक पैरेलल इकोनॉमी के साथ चलता था, ठीक है, हम पैरेलल इकोनॉमी की वकालत नहीं कर सकते, लेकिन असंगठित क्षेत्र को जिंदा करने के लिए जिस तरह कार्यशील जनसंख्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड के हाथ में पूंजी होनी चाहिए, उस पूंजी का नितांत अभाव इस देश की 95 से 99% आबादी के बीच में जो दिखाई दे रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में हमारे दो वाली व्यवस्था में 2-4 उद्योगपति फल फूल रहे हैं, और वो उद्योगपति कहीं ना कहीं साबुन, तेल, आलू, प्याज बेचते हुए, अलग अलग रिटेल चेन बनाकर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यवस्था की ही यही जड़ है जिससे सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। देखते हैं सरकार कार्गो प्लेन वाली व्यवस्था इस देश की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए ला पाती है, या वहां पर हम दो या हमारे दो वाली नीतियां ही चलती रहती है। नौजवानों का गुस्सा यूं ही बढ़ता जाएगा। जब चुनाव आएगा, खाते में कुछ पैसे भी आ जाएंगे, और इन सब के साथ साथ हिंदू मुसलमान वाला सिलेबस भी चुनाव के समय ठेल दिया जाएगा। फिर नतीजा वही ढाक के 3 पात। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।